Hello everybody, welcome back to my channel. We'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic welded connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800-2007. We've discussed boarded connections in detail. We were discussing welded connections where we have discussed its advantages and disadvantages, types of welds, weld defects, types of fillet welds, and fillet weld terminology. In today's lecture, we'll continue to discuss more about fillet welds. So let's look at the assumptions in the analysis of welded joints. तो जब हम welded joints बनाते हैं तो हम कुछ assumptions करते हैं. वो क्या assumptions है? The welds connecting various parts are homogeneous, isotropic and elastic elements. तो जब हम welds को inspect करते हैं या जब हम welds बना रहे हैं हम क्या assume करते हैं कि सारे welds कैसे हैं? Homogeneous हैं. साथ में वेल्स आइसोट्रोपिक है और इलास्टिक है. तो ये तीन मेन assumptions जो हम करते हैं होमोजेनस, आइसोट्रोपिक और इलास्टिक होने की वेल्स की. फिर हम बात करते हैं द पार्ट्स कनेक्टेड बाय वेल्स आर रिजिड. तो ये भी हमने देखा था जब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर रहे थे कि वेल्ड हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो कैसे हैं, रिजिड हैं. एंड द डिफॉर्मेशंस आर देयरफॉर निग्लेक्टेड. मतलब आपके जो वेल्ड्स हैं वो डिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम जो भी डिफॉर्मेशन उसमें हो रही है हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं. ओनली स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स आर कंसिडर्ड. मतलब कि जब हम दो प्लेट्स, अगर हम एक लैप जॉइंट अज्यूम करें तो हम देख रहे हैं कि इन दो प्लेट्स पे कुछ लोड एक्ट करेगा. हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्सटर्नल लोड है यही लोड है जो हमारे वेल्ड पे एक्ट कर रहा है, इसके अलावा कोई और लोड एक्ट नहीं कर रहा है. तो हम सिर्फ एक्सटर्नल जो लोड है, स्ट्रेस है, उसे कंसिडर करते हैं. इंटरनल स्ट्रेसेस को कंसिडर नहीं किया जाता, जैसे कि रेजिडुअल स्ट्रेस जो आपके रोल्ड स्टील में अकर कर जाएगा, या स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशंस जो हो सकती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, या फिर शेप ऑफ द वेल्ड. तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इंटरनल स्ट्रेसेस या जो एडिशनल स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे आपके जॉइंट पे, हम उन्हें कंसिडर नहीं करते हैं. हम कौन से स्ट्रेसेस कंसिडर करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल लोड्स एक्ट कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स. ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स क्या होते हैं उससे पहले देखते हैं कि हम जो फिलेट वेल्ड्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में. तो ये मान लेते हैं कि हमारी एक प्लेट है जिसको मैंने नाम दे दिया प्लेट 1 और ये हमारे पास प्लेट 2 है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पोर्शन में एक वेल्ड हमने किया है. तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ लोड देखते हैं या स्ट्रेस देखते हैं. ये हमारे स्ट्रेस का डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है. अब हम इसके अलोंग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अब आप देख सकते हैं कि ये वेल्ड है ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है इस नॉर्मल के साथ, जिसको मैं बोल सकती हूँ एंगल थीटा. तो ये एंगल थीटा जो है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ द वेल्ड, या द वेल्ड एक्सिस इज नॉर्मल टू द लोड वेक्टर. तो ये हम एंगल थीटा की बात कर रहे हैं. ये एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने थीटा मार्क किया है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. सो जो वेल्ड एंगल फॉर्म करता है नॉर्मल के साथ, लोड की जो डायरेक्शन है उसके आप नॉर्मल देखेंगे और उसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वेल्ड का उसे आपने कंसिडर करना है. तो ये अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस था. इस डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस के का मैंने क्या बनाया, एक नॉर्मल बना दिया. तो दिस इज नॉर्मल एन एन. अब आपने देखना है वेल्ड कौन सी डायरेक्शन में किया गया है. वेल्ड अगर मैं इस तरीके से करूं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेल्ड करूं, तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगा वो एंगल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा एंगल थीटा. सो दिस इज माय एंगल थीटा. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एंगल थीटा पता होना कि एंगल थीटा कौन सा है. सो अब देखते हैं ट्रांसवर्स वेल्ड क्या होता है. ट्रांसवर्स वेल्ड इज सिंपली
When थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा कब 0 होगा? जब ये वेल्ड कैसा हो जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल। तो अगर ये वेल्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से प्लेस्ड है, तो ये वेल्ड कैसा हो गया? ये थीटा की एंगल इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि नॉर्मल के साथ ये क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। नॉर्मल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब थीटा का एंगल क्या हो गया है? 0। सो जब थीटा 0 हो जाता है तो वेल्ड एक्सिस, ये वेल्ड का एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ करूं तो ये क्या बता रहा है हमें? वेल्ड का एक्सिस। यहाँ पे ये क्या बता रहा है हमें? वेल्ड का एक्सिस। तो ये जो वेल्ड का एक्सिस है, when the weld axis is normal to the load vector, load vector क्या है? ये रेड लाइन है लोड वेक्टर, और जो आपका वेल्ड का एक्सिस है वो कैसा है? 90 डिग्री पे है, नॉर्मल है। तो आप उस टाइप के वेल्ड को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, उसे बोला जाता है ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, या फिर उसका एक और नाम क्या है? एंड फिलेट वेल्ड। तो इसे एंड फिलेट वेल्ड भी बोला जाता है या फिर ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं कि क्या नाम है, एंड फिलेट वेल्ड क्या हुआ या ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड क्या हुआ? तो वो हुआ जब थीटा कितना है? इक्वल टू 0, और थीटा आपको समझ आना चाहिए कि थीटा क्या है। दिस वेल्ड डेवलप्स हाई स्ट्रेंथ, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसमें हाई स्ट्रेंथ डेवलप होती है, पर इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि इसकी डक्टिलिटी कम होती है। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, ये कैसा है? ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है, पर इस वेल्ड में जो डक्टिलिटी होगी वो डक्टिलिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो दिस वेल्ड इज नॉट डक्टाइल, पर इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है। विद डिफॉर्मेशन एट रप्चर लेस देन 1 mm। तो ये डक्टिलिटी क्यों हम कम बोल रहे हैं? इसलिए कम बोल रहे हैं कि जब रप्चर होता है ये वेल्ड, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन ये एग्जिबिट करता है, जो शो करता है डिफॉर्मेशन, वो क्या होती है? 1 mm से भी कम होती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वेल्ड कैसा है? लेस डक्टाइल। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड्स क्या है। लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड तब फॉर्म होता है जब एंगल थीटा किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। सो अगर मैं लोड वेक्टर का डायरेक्शन बनाऊं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लोड वेक्टर, इसके अलोंग लोड एक्ट करेगा। अब हमारा जो नॉर्मल है वो नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्मल ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। पर अगर मेरा वेल्ड पैरेलल है आपके लोड वेक्टर के, तो अगर वेल्ड लोड वेक्टर के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि थीटा किसके साथ था? थीटा वाज अलोंग, was the angle made with the normal। इस एन के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वेल्ड, तो इस एन के साथ हम देख सकते हैं, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो हमारे पास एंगल कितना आ रहा है? एंगल फॉर्म इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो थीटा कितना है? थीटा इज 90 डिग्रीज। द वेल्ड एक्सिस इज पैरेलल टू द लोड वेक्टर, लोड वेक्टर की कैसा है? पैरेलल है, और इसलिए इसे बोला जाता है साइड फिलेट वेल्ड या फिर लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड। तो साइड फिलेट इसका दूसरा नाम है, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वो बोलता है द वेल्ड स्ट्रेंथ इज लिमिटेड टू अबाउट 56% ऑफ द वेल्ड मेटल टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब जो अगर आप प्लेट यूज कर रहे हैं, अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मान लेते हैं T है, तो आपके साइड वेल्ड की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? साइड फिलेट वेल्ड की टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू 0.56 टाइम्स T, मतलब कम हो गई है, ऑलमोस्ट आधी हो गई है, हाफ हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज लेस। लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। पर इसकी क्या एडवांटेज है? इट एग्जिबिट्स मोर डक्टिलिटी, ये बहुत डक्टाइल जॉइंट है, डक्टाइल वेल्ड है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स वेल्ड। जो रप्चर होता है जब, तो 2 mm से ज्यादा की डिफॉर्मेशन ये शो करता है। पिछले केस में 1 mm से भी कम की डिफॉर्मेशन हो रही थी, इसीलिए उसको लेस डक्टाइल बोला जा रहा था। लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड 2 mm से भी ज्यादा की डिफॉर्मेशन शो करता है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? डक्टाइल वेल्ड बोला जा रहा है। इट्स इज मोर डक्टाइल। द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स are 30 to 40% stronger than longitudinal fillet welds।
तो ये हमारे पास एक फैक्ट आ गया है कि ट्रांसवर्स वेल्ड जो है वो फिलेट वेल्ड से 30 से 40% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर डक्टाइल कौन है? लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड डक्टाइल है। However, IS 800-2007 does not differentiate between transverse and longitudinal fillet welds for strength calculation. तो IS 800-2007 के अकॉर्डिंग जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है और जो लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड है उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम होती है, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं की गई है। फिर बोलता है द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड हैज हायर स्टिफनेस। हायर स्टिफनेस क्यों है? क्योंकि इसकी डक्टिलिटी क्या होती है? कम। किससे कम है? लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड से कम है। और हमें पता है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से जिस भी एलिमेंट की स्टिफनेस ज्यादा होती है वो क्या अट्रैक्ट करता है? वो ज्यादा लोड अट्रैक्ट करता है। तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड और लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड अगर एक साथ कहीं प्रोवाइडेड हैं तो कौन ज्यादा लोड अट्रैक्ट करेगा? ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड ज्यादा लोड अट्रैक्ट करेगा। एज पर क्लॉज 10.5.1.2, तो क्लॉज 10.5.1.2 क्या है? लैप जॉइंट का क्लॉज है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड्स के बारे में कुछ पॉइंट था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। तो लेट्स सी। When end of an element is connected only by parallel longitudinal fillet welds, तो यहाँ पे वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? only by। तो ये बोला जा रहा है कि आपके पास जब सिर्फ longitudinal fillet welds हैं, कोई भी transverse fillet weld प्रोवाइडेड नहीं है, जैसा कि फिगर में दिखाया है। यहाँ पे सिर्फ longitudinal fillet welds हैं, तो उस केस में क्या होगा? The length of the weld along either edge, दोनों एज पे जो लेंथ है वेल्ड की उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या है लेंथ? यहाँ पे अगर हम बोले तो इसको बोल सकते हैं L1, और इस लेंथ की बात करें तो इसको क्या बोल सकते हैं? L2। so L1 and L2 should not be less than the transverse spacing between longitudinal welds। तो ट्रांसवर्स स्पेसिंग क्या है? ट्रांसवर्स स्पेसिंग है जो विड्थ ऑफ द प्लेट है, ये वाली स्पेसिंग जो इन दो वेल्ड्स के बीच में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्पेसिंग है, इसे बोला जा रहा है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द प्लेट। तो जो ये स्पेसिंग है वो क्या होनी चाहिए? L1 और L2 से छोटी होनी चाहिए। So in other words, I can write L1 should not be less than B, वैसे ही L2 should not be less than B। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं इसको? L1 should be greater than B and L2 should also be greater than B। तो सिंपल शब्दों में क्या है कि अगर ये थिक जो विड्थ है ये 200 mm की है, 200 mm की है, तो ये जो ये लेंथ है L1 ये 200 mm से ज्यादा होनी चाहिए। वैसे ही ये वाली लेंथ भी किससे ज्यादा होनी चाहिए? 200 mm से ज्यादा होनी चाहिए। तो ट्रांसफर स्पेसिंग सिंपली हमारी विड्थ ऑफ द प्लेट B है। So longitudinal fillet weld should have a length on each side not less than the width of the plate between them। So ये इसका क्रक्स है, ये आपने याद रखना है as per clause 10.5.1.2। फिर देखते हैं in case of longitudinal fillet welds there is a high concentration of stress on the edges of the plate which increases as the transverse distance B, that is the width of the plate increases। तो वो कह रहा है अगेन इस B की बात कर रहा है और बोल रहा है कि अगर ये width of the plate आपकी बहुत ज्यादा है, अभी तो जब हम 200 mm का assumption ले रहे थे तो वो acceptable थी, पर अगर आपकी width जो है प्लेट की वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो उस केस में आपका जो ट्रांसवर्स लेंथ ट्रांसवर्स विड्थ की वजह से जो स्ट्रेंथ है, जो कंसंट्रेशन है स्ट्रेस की, वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड में, क्योंकि ये बहुत दूर हो चुके हैं। जब ये बहुत दूर हो जाएंगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि ये जो विड्थ भी है ये बहुत ज्यादा हो। तो क्या बोला जाता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज the between the longitudinal fillet welds is limited to 16 times T minimum। तो वो कह रहे हैं कि जो भी ये दो प्लेट्स आप ज्वाइन कर रहे हैं इनमें से मिनिमम थिकनेस वाली प्लेट की थिकनेस आप लें और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें और आपका जो B है वो किससे कम होना चाहिए? 16 टाइम्स T मिनिमम से कम होना चाहिए। अगर ये
वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो जो ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो रही थी, हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो हो रही थी अलोंग द एजेस, वो नहीं होगी और आपका जो एफिशिएंसी है जॉइंट की, जो लॉन्जिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो द width of the plate B should be less than 16 times T minimum. पर अगर आपको लगता है कि ये कंडीशन हम नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, मतलब कि ये जो B है आपको ज्यादा चाहिए 16 टाइम्स T मिनिमम से, लेट्स से T मिनिमम हमारे पास 10 mm है, तो कितनी हो गई वैल्यू 160 mm. तो वो बोल रहा है कि B किससे कम होना चाहिए, B should be less than 160 mm. पर अभी हमने पिछले एग्जाम्पल पे देखा कि B कितना था, B हमने यहाँ पे अज्यूम किया था इक्वल टू 200 mm. तो B is not less than 160 mm. यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा. इस केस में आपको क्या करना होगा, अगर B is 200 mm, तो it means that B is greater than 16 times T minimum, और T minimum कितना है हमारे पास 10 mm. तो आपको स्लॉट या प्लग वेल्ड्स यूज करने होंगे. सो दिस इज द कंडीशन जब हम स्लॉट और प्लग वेल्ड्स यूज करते हैं कि अगर आपका ये width is greater than 16 times T minimum. The provision of a slot tends to improve the distribution of stress in the plates. तो जब आप slot डालते हैं तो जो distribution of stress है वो क्या हो जाता है, improve हो जाता है. अगर ये यहाँ पे हमने देखा था stress concentration हो रही है, पर वो क्या कह रहा है, slot डालने से stress concentration reduce हो जाती है. तो diagrammatically समझते हैं. मान लीजिए कि ये आपका डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस है, ये हमारी प्लेट्स है. अब जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि आपके पास दो लॉन्गिट्यूडनल वेल्स है और ये जो D है ये किससे बड़ा है, ये D इज ग्रेटर देन 16 mm, 16 टाइम्स T मिनिमम. तो क्या हो रहा है, जो एजेस है आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कम है प्लेट की, पर एजेस पे ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा है. तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट कर गया है एजेस पे, क्योंकि डी किससे बड़ा था, 16 टाइम्स टी मिनिमम से बड़ा था. तो यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली हमें समझ आ रहा है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है. पर जैसे ही आप ये स्लॉट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे हमने एक पंच इंट्रोड्यूस कर दिया है, होल इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसकी वजह से अगर आप देखें तो जो स्ट्रेस है वो थ्रू आउट द प्लेट क्या रह रहा है, ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, एक्सेप्ट जहाँ पे स्लॉट दिया है वहां पे एक पीक दिखाई दे रही है, हमें थोड़ी सी हाइक दिखाई दे रही है स्ट्रेस में. अदरवाइज जैसा यहाँ पे एक डिप हमें दिखाई दे रहा था सेंटर में, वो डिप नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेस कहीं पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ है, इक्वली ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो ये हमें सेटिस्फाई कराता है हमारे इस पॉइंट को कि अगर आपका B जो है वो ग्रेटर देन 16 टाइम्स T मिनिमम है और अगर आप स्लॉट प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होना बंद हो जाएगा. सो दिस इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन साइड वेल्डेड longitudinal welded tension bar with and without slot. Longitudinal fillet welds in slot should be considered as having the same strength as ordinary longitudinal fillets. तो ये important है कि अगर आपने slot के साथ दिया है weld या फिर बिना slot के दिया है, आप दोनों की strength कितनी मानेंगे, same मानेंगे. सिर्फ हम क्या assume कर रहे हैं कि जो या हमें पता है कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इवन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. So in this lecture we discussed about longitudinal and transverse fillet welds. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.